हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बीकॉम फर्स्ट ईयर की अकाउंट्स पढ़ रहे थे हम, जिसमें फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा दिया था। तो इस वीडियो में हम अब देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मेरे ऐप पर मिल जाएंगे, जिसमें मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ लेकर के आया हूँ, जो अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। 50% ऑफ प्राइस पर आपको ये कोर्स मिल रहा है मात्र 499 रुपीज़ में। तो आप हैप्पी 500 कूपन कोड यूज़ करके इस कोर्स को अभी बाय कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है। अभी लगभग 15 से 20 स्टूडेंट के बीच में ये बाय हो चुका है। तो अगर आप लोगों को कोर्स अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इमीडिएट बाय कर लीजिए। प्राइस भी कम कर दिया है मैंने। ओके, चलिए पढ़ना शुरू करें। तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट देख लिया आपने। ट्रेडिंग अकाउंट का फाइनल रिजल्ट क्या निकला होगा? ट्रेडिंग बनाने से हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसी के इमीडिएट बाद ये बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैं अलग से फॉर्मेट बनाता हूँ, वैसे इसका कोई अलग से फॉर्मेट नहीं, उसी में कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, दिस इज़ अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब बताइए ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा तो उसको आप सबसे पहले कहाँ लिखेंगे भाई? क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, क्रेडिट साइड में एक चीज़ और आती है, बाय इनडायरेक्ट इनकम। अब आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? तो इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है भाई जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो ना, उसके अलावा जो भी इनकम हो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी। मतलब सेल्स आपकी डायरेक्ट इनकम है ना, उसके अलावा जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाने से मुझे जो फीस मिल रही है दैट इज़ माय डायरेक्ट इनकम। लेकिन इसके मुझे यूट्यूब से भी कुछ पैसे मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह से, तो वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। फिर बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में पैसे जमा रहते हैं तो ब्याज मिलता है, वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं जहाँ से मुझे रिटर्न मिलता है, वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। ऐसे बिजनेसेस का भी है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखेंगे। अब कौन से एक्सपेंसेस आते हैं भाई? तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ब्रैकेट में मैं ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से भी लिख सकता हूँ। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो होता क्या है भाई? जो प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कौन कौन से हो सकते हैं, या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, दैट इज ऑफिस के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस, सेल्स के एक्सपेंसेस, है ना, प्रमोशन, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अब इनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो ऑफिस के, एडवर्टीजमेंट के, सेल्स के, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग के, दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप कहेंगे सर हमें तो लिस्ट दिखाओ, हमें तो लिस्ट देखनी है। चलो भाई, ये फॉर्मेट मैंने ही बनाया है ना, आपके लिए मैंने ही टाइप करा है इसको। तो चलिए स्टार्ट करें देखना। आइए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्रेडिट में मैंने ये लिखा। पहले इनडायरेक्ट इनकम देख लें कौन कौन सी हो सकती है। अब इसमें बहुत सारी हैं। रेंट भी हो गया, रेंट फ्रॉम टी नेट मतलब किराएदार से पैसा मिला, डिस्काउंट मिला, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कमीशन मिला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बट दैट्स रिकवर्ड, ये भी यहीं पर आता है, ठीक है। अदर रिसिप्ट, फालतू की। तो ये कोई भी है, आप इनको पढ़िएगा। नाउ अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला हेड हो गया हमारा ऑफिस में, ऑफिस, लाइटिंग, सैलरी, प्रिंटिंग, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, एस्टेब्लिशमेंट, लीगल, ऑडिट फीस जो सीए को ऑडिटिंग करने के बदले में देते हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्टेज, टेलीग्राम। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है भाई मैंने बता दिया था क्या है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें यहीं पर आ जानी है। उसके बाद फाइनल क्या होना है, देखिए लिस्ट, मतलब ये अकाउंट देखिए आपको करना क्या है। जनरली हम प्रॉफिट की ही बात करते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस को घटा देंगे। जो नेट प्रॉफिट, जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आता है उसको किस नाम से बोलेंगे हम? टू नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गया? ओके, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें चलना है इसके नेक्स्ट पार्ट पर,
भाई फाइनल अकाउंट की जान, असली चीज़ जो है वो है बैलेंस शीट। आप कहेंगे सर हम कॉलेज वाले हैं और इतना तो हमने 11th में पढ़ा है सर, आप तो एडवांस लेवल बताओ सीधे। भाई मैं बिल्कुल बेसिक लेवल लेके चल रहा हूँ, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको ज़्यादा नहीं आता है, मैं इसी हिसाब से पढ़ाऊँगा। दिस इज़ कॉल्ड लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। अब वैसे तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बैलेंस शीट बनानी है, बस मैंने इतना ही लिख दिया, बस क्या यही सब कुछ है सर? अब इसके अंदर लिखना क्या क्या है। बैलेंस शीट जब भी हम कोई नई बनाना शुरू करेंगे तो भाई लिखना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट शुरुआत कहाँ से करें सर? सबसे मुख्य मुद्दा तो ये है भाई, आप ना लायबिलिटी साइड से शुरुआत करो। सबसे पहले यहाँ पर लिखो कैपिटल, ये स्टेप्स लर्न कर लेना आप, मेरे हिसाब से चलो, है ना। प्लस कर दो इसमें नेट प्रॉफिट, या लॉस हो तो माइनस कर देंगे, है ना, और इसमें माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। क्लियर है? ये बेसिक स्टेप्स हैं, ये फॉलो करना है, फाइनल रिजल्ट बाहर। इसके बाद यहाँ पे ऑल लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज होती है, यहाँ पे ऑल एसेट। अभी मैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बता रहा हूँ, है ना, ऑल एसेट्स। बैलेंस शीट की खास बात यह है कि बैलेंस शीट के दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है मतलब आपने गलत प्रिपेयर किया होगा। बाकी अब थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी कि भाई बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो किसी भी कंपनी का सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला अभी, है ना, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं ना, मुझे न्यूमेरिकल सिखाना है, पढ़ाना भी नहीं है। अब आगे बढ़ें, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, अभी तो ये तो बच्चों वाली चीज़ है सर, आपने हमें तो ABCD सिखाया है अभी फाइनल अकाउंट का। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, अभी आपको मैंने ABCD सिखाया है, अब चलो भाई पैराग्राफ भी सिखा देता हूँ। पैराग्राफ कैसे लिखोगे? तो जितना डिफरेंस एक ABCD और एक पैराग्राफ में होता है ना, उतना ही फाइनल अकाउंट जो अब पढ़ाने वाला हूँ वो उसमें है। मतलब कहने का ये है कि भाई अब हमें पढ़ना है एडजस्टमेंट्स, ओके। और ये टेक्निकल है, थोड़े टफ भी हैं। 99% कॉमर्स स्टूडेंट्स को एडजस्टमेंट समझ में नहीं आता है, मतलब सारे एडजस्टमेंट समझ में नहीं आते हैं। पता नहीं क्यों नहीं आता है। सबसे पहला प्रिंसिपल या लॉजिक आप दिमाग में ये रखिए कि सर ये जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं अकाउंट्स में, इनका हमेशा डुअल इफेक्ट होता है, मतलब दो साइडों पर इफेक्ट होता है। कुछ अकाउंट्स, कुछ एडजस्टमेंट का तो भाई 3-3 जगह पर भी इफेक्ट हो सकता है, पर 2 इफेक्ट तो होगा ही। ये चीज़ समझ में आ गई? मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, देखिए मैंने पढ़ाना 12th के बाद से ही स्टार्ट कर दिया था, बट मैं MBA की क्लासेस जब मैं BCom फाइनल में था तब भी पढ़ाता था। तो मैंने MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, मैं खुद BCom फाइनल ईयर में ही था, तो मैंने एडजस्टमेंट पढ़ाना शुरू कर रहा। मुझे ये बात उस टाइम नहीं पता थी कि भाई सब में डुअल इफेक्ट होता है, बस मैंने एडजस्टमेंट पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मुझे एक MBA के बच्चे ने ही सिखाया था कि सर कॉलेज में तो पढ़ाया कि सबके डुअल इफेक्ट होते हैं। मैंने कहा होते तो हैं, लेकिन ये बात मैं बच्चों को बताता नहीं था, इसलिए अब मैं सबको बताने लगा। डॉक्टर SM शुक्ल की जो बुक है उसमें लिख भी दिया है इन्होंने, भाई अब तो इन्होंने लिख दिया कि सारे एडजस्टमेंट के डुअल इफेक्ट या उससे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। नई बुक अगर आपके पास है, पेज नंबर 143 पर दिया हुआ है, ठीक है। ईच एडजस्टमेंट इज रिकॉर्डेड एट 2 places, ऑल्दो मैं इनसे एग्री नहीं करता क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट 3 जगह पर भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, तो आप कहेंगे सर भाई आप एडजस्टमेंट चिल्ला रहे हैं सर, आप डरा रहे हैं क्या? भाई डरा नहीं रहा हूँ। पहला एडजस्टमेंट बहुत ही आसानी से, सिंपल से एडजस्टमेंट से शुरू करूँगा, ईजी टू टफ लेवल पर लेके चलूँगा, ठीक है। तो लिखो मेरे साथ, इसको नोट करना है। जिसको फाइनल अकाउंट सीखना है उसको अच्छे से एडजस्टमेंट आना चाहिए। अगर आपसे एडजस्टमेंट बनता है, लॉजिक्स के साथ बनता है, तो फाइनल अकाउंट कर लोगे। मैं एक बात बताऊं, फाइनल अकाउंट सॉल्व करना ना एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, अपने आप में लगता है कि अरे मुझसे बनने लगा अकाउंट सब, एक एक्सपर्टाइज लेवल वाली फीलिंग आती है। ऑल्दो आप गलत हैं, सब कुछ फाइनल अकाउंट ही नहीं होता है, बहुत बड़ी अकाउंटिंग है आगे, बट एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो BCom फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए पहला ही ये चैप्टर है ऐसा जिसमें एक टफ चैलेंज मिलेगा। आपकी मेंटल एबिलिटी यहीं से चेक होगी भाई, चाहे आप BCom में हो, BBA में हो, MBA में हो, ये सब के लिए सेम कोर्स है। आपकी मेंटल एबिलिटी यहीं से चेक होगी कि आप टफ चीज़ें देख करके भाग जाते हैं या उनको आसानी से स्वीकार, एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पर लिखना शुरू करना है, वो है क्लोजिंग स्टॉक।
आप कहेंगे सर ये क्लोजिंग स्टॉक कोई एडजस्टमेंट है क्या? भाई क्लोजिंग स्टॉक ना एडजस्टमेंट में दिया रहता है ना। अब क्योंकि मुझे अकाउंटिंग बड़े अच्छे से आती है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं सीए अभी बना तो नहीं हूँ बट सीए फाइनल का लास्ट ग्रुप बचा है, तो आप बोल सकते हैं कि बड़ा करीब हूँ मैं उसके। खासकर अकाउंट्स वाला पेपर मेरा निकल ही गया है, सेकेंड बस पेपर बचा है लास्ट वाला, तो मतलब अकाउंटिंग का तो देना नहीं है, तो सारी अकाउंट्स पढ़ लिया है मैंने ओवरऑल, है ना। तो ये जो मैं ये भी बताऊंगा आपको कि भाई क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्टमेंट क्यों मानते हैं। तो भाई याद करो, मैंने ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था। ट्रायल बैलेंस में मैंने बोला था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो उसको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखते हैं। तो हर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया नहीं रहता है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। तो ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन समाप्त होने के बाद नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिख देता है। अब आपको समझ में आया क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया होगा। गॉट इट? समझ में आ गया? तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट हो गया। फिर मैंने पढ़ाया कि भाई जितने भी एडजस्टमेंट है ना, इनके डुअल ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब दो जगह लिखेंगे। तो पहला ट्रीटमेंट क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे? सर ये तो बड़ा आसान है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। सर ये तो बच्चे को भी पता है। तो भाई आसान ही तो है सर। फिर हम ये बैलेंस शीट बनाते समय एसेट्स में लिख देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे सर आप कहेंगे कि सर ये तो मजाक है, एडजस्टमेंट बड़ा आसान है, टफ कहाँ है भाई? अभी रुके रहो ज़रा, चले दूसरे एडजस्टमेंट पर चले। आसान पहले पढ़ाऊँगा मैं, दूसरे एडजस्टमेंट पर आते हैं। तो दूसरा एक एडजस्टमेंट है, उसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं भाई? ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें किसी को अभी पे करना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अमाउंट येट टू बी पेड, जो किसी को पे करना बाकी है। ठीक है, तो भाई इन आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट के भी डुअल ट्रीटमेंट हो जाएंगे। क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे? ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हो सकता है, और इनको उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के साथ में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और फिर दूसरा एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनाते समय लाइबिलिटी साइड में उनको लिख देना है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में लिख देना है। आप कहेंगे सर प्लीज़ एक एग्जाम्पल से भी समझाइए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो बच्चे मैं एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मान लीजिए लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100, इतना लिखा हुआ है बस। ठीक है, अब इसको क्या करोगे भाई? सैलरी कौन सा अकाउंट में जाता है? तो सर ये मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में सैलरी दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है 900 रुपये। तो क्या करोगे आप? एक ही समझा रहा हूँ मैं, फिर बार बार नहीं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे टू सैलरी, अंदर ही लिख दो अभी 900 रुपये, प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये, इनका टोटल यहाँ अमाउंट वाली कॉलम में 1000 रुपये। फिर मान लो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने रुपए लिखना है? 100 रुपये। आप कहेंगे सर ये बात है, तो बिल्कुल यही मैं समझाना चाह रहा था। आउटस्टैंडिंग क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए दूसरे एडजस्टमेंट पर आते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट है, कोई भी ले सकते हैं बट मैं बिल्कुल ईजी ले रहा हूँ अभी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये प्रीपेड का मतलब क्या होता है? तो भाई प्रीपेड का मतलब, प्री मतलब होता है पहले और पेड मतलब देना। तो पहले से कोई अगर हम पेमेंट कर दें उसको प्रीपेड कहते हैं। जैसे आपका टेलीफोन या आपका मोबाइल एक प्रीपेड मोबाइल है ना, इसीलिए। तो भाई अब वो तो नॉर्मल समझाया मैंने, अकाउंट्स की लैंग्वेज में समझे। प्रीपेड मतलब अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस को एडवांस में पेमेंट कर दिया है उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे और इसको उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमने अभी एडवांस पेमेंट कर दिया है। फिर एक चीज़ और सुनिए, ये कहाँ जाएगा भाई? बैलेंस शीट में इसको हम लिखेंगे एसेट्स साइड में। सिर्फ नॉर्मल लिख देना है, प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट के नाम से ही एसेट्स में लिख देना है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और समझा दूं मैं भाई, मुझे अब मन पड़ रहा है तो बता देता हूँ मैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है, देखिए
हम अकाउंटिंग में कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि भाई चाहे एक्सपेंसेस हुए हों या ना हुए हों, है ना, मतलब पेड करा हो या ना करा हो, आप एक्चुअल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो साल भर के, मतलब कैश बेसिस से हमें मतलब नहीं होता है। तो साल भर का जितना रेंट होगा ना भाई, मान लो 100 रुपये महीने का है तो 12 महीने का 1200 किराया आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो, रेंट। अंडरस्टैंड? चाहे पे आपने 800 करा है तो 400 आउटस्टैंडिंग कर दो, आपने 1500 पे करा है तो 300 प्रीपेड कर दो, आपको 1200 ही रिकॉर्ड करना है। दिस इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर हो गया? ओके, ये एक्स्ट्रा फैक्ट था जो मैंने बता दिया। 3 एडजस्टमेंट पढ़ा दिए हैं। चलिए चौथे पर आते हैं। चौथा प्रीपेड भी हो गया, चौथे पर आते हैं डेप्रीसिएशन। ओके, अब ये डेप्रीसिएशन क्या होता है भाई? सुना होगा, अरे सर एक चैप्टर ही हुआ करता था, ठीक है, डेप्रीसिएशन का, और अभी बीकॉम में भी है सर, ये बीबीए में भी है सर, एमबीए में भी है सर। चलिए डेप्रीसिएशन, भाई डेप्रीसिएशन हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको हम लिख देंगे, बस यहाँ पे टू डेप्रीसिएशन के नाम से लिख देना है आपको। फिर बैलेंस शीट बनाते समय एसेट साइड में जाना है, और यहाँ पर जैसे मान लो मशीनरी है तो यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी, ठीक है, माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन अमाउंट माइनस करके, और फिर मेन अमाउंट बाहर लिख देना है। मशीनरी मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, गॉट इट? तो ये था डेप्रीसिएशन का। अब आप तो वैसे तो सर बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, आप कितने पढ़ाएंगे सर? बुक में तो 25-26 दिए हुए हैं। तो अगला एडजस्टमेंट है डेटर्स एडजस्टमेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। डेटर्स एडजस्टमेंट के आगे लिखिए कि यह नहीं बनेगा, ऐसा लिखिए, कॉपी में लिखना है सभी को, यह नहीं बनेगा। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है भाई, ये क्यों लिखे हम कि नहीं बनेगा? 99.9% कॉमर्स स्टूडेंट से डेटर्स एडजस्टमेंट नहीं बनता है। आप इसके साथ ये भी लिखिए, एग्जाम में मेरा क्वेश्चन लिखिए, जो बोल रहा हूं मेरा क्वेश्चन सिर्फ इसी की वजह से गलत होगा, सिर्फ डेटर्स एडजस्टमेंट की वजह से ही गलत होगा, ठीक है, लेकिन ही गलत होगा, ऐसा कॉपी में लिख लो भाई। मैं एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का, है ना, मुझे सब मालूम है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, गलत होगा। ओके, चलिए ध्यान से। अब इतने साल मैंने पढ़ाया, देखो किसी भी स्टूडेंट को ना यहीं पे डाउट आता है, डेटर्स एडजस्टमेंट, और मास्टर जो हो जाते हैं इसी को सीख के बड़े मास्टर बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर डाउट क्यों आता है? क्योंकि जो स्टूडेंट है ना वो बड़े आलसी होते हैं, वो सीखने से डरते हैं, उनको जहाँ भी थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ दिखी ना वो घबरा जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। मुझसे पढ़ने वाले बच्चों से ये बनता है, क्योंकि मैं इस पर विशेष फोकस करूँगा ना, मुझे मालूम है यही तो पेपर में आता है यार, यही तो गलत कर गया होगे आप, इसी को तो सही करना है आपको, है ना। तो डेटर्स एडजस्टमेंट को पहले हम समझते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं? देखो मैंने हम हज़ारों बच्चों को फिजिकली लाइव भी पढ़ाया है ना भाई, मैं सबको बोलता हूं पहले ना एक काम करो, ये जो स्टेप्स है ना भाई इसको याद कर लो, फिर बाद में समझते रहना, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टेप्स को एज इट इज़ लिखना सीख लो। वंस यू लर्न इट देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए स्टेप्स क्या है सर, इसकी क्या ऐसा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है टू बेड डेट्स। ओके, टू बेड डेट्स, ये सर इसकी अमाउंट कहाँ मिलेगी भाई? इसकी अमाउंट जो क्वेश्चन होता है ना ट्रायल बैलेंस, उसके डेबिट साइड में दी रहती है सर ये, ठीक है ना। ओके, फिर इसमें हम प्लस कर देंगे बेड डेट्स न्यू, बेड डेट्स न्यू। आप कहेंगे सर ये न्यू बेड डेट्स कहाँ दिया रहता है? भाई ये एडजस्टमेंट में दिया रहता है। क्लियर हो गया? आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, रुपीज में कैलकुलेट करके दिया रहता है, ये बेड डेट्स न्यू कहते हैं उसको, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको इसी में प्लस कर देना है बेड डेट्स रिजर्व, और वो भी कौन सा वाला? न्यू।
अरे सर ये न्यू वाला कहाँ दिया रहता है? सर ये भी एडजस्टमेंट में गिवन होता है, परसेंटेज में दिया रहता है, ठीक है ना। एडीजे मतलब एडजस्टमेंट। आप कहेंगे ओके इतना ही है, नहीं नहीं, इन तीनों को आपको क्या करना है? प्लस कर देना है। फिर ध्यान से सुनिए सारे स्टूडेंट, इनको प्लस करने के बाद माइनस कर देना है बैड डेट्स रिजर्व। अरे आप कहेंगे सर अभी तो प्लस करवाया था। भाई बैड डेट्स रिजर्व ओल्ड वाला। अब कहेंगे सर ये ओल्ड वाला मिलेगा कहाँ? भाई ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में मिलेगा ये। ओके, तो इसको सबके टोटल से इसको घटाएंगे, फाइनल अमाउंट बाहर लिखेंगे। ये हुई ना बात। अब बताओ इतनी सारी स्टेप्स होती है, ये बच्चे याद करते नहीं है इसलिए उनको कन्फ्यूजन रहता है। देखो कितना आसान है। बैड डेट्स ओल्ड लिखना है, बैड डेट्स न्यू लिखना है, बैड डेट्स रिजर्व लिखना है, उसमें से बैड डेट्स रिजर्व ओल्ड को घटा देना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद आते हैं भाई बैलेंस शीट में भी तो कुछ करना होगा। बिल्कुल सर, बैलेंस शीट में डेटर्स एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए ज़रा। तो बैलेंस शीट का एसेट साइड की बात हो रही है ना, एसेट साइड। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है सर डेटर्स, ठीक है, डेटर्स। इसमें कभी कभी सेल्स रिटर्न आपकी इस बुक में मुझे लगता है 2 क्वेश्चन दिए होंगे। वैसे मैंने ये नई वाली बुक कभी पलटा ही नहीं है, फिर भी मुझे मालूम है 120 रुपये और 240 रुपये के सेल्स रिटर्न वाले 2 ही क्वेश्चन दिए रहते हैं इन किताबों में। खैर, तो यहाँ पर एडिशनल सेल्स रिटर्न अगर वो एडजस्टमेंट में दी हो तो, पर हर क्वेश्चन में क्योंकि नहीं दी रहती इसलिए फॉर्मेट में नहीं लिखवाऊंगा। तो भाई डेटर्स में से माइनस क्या कर देना है आपको? डिस्काउंट। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है सर, ये डेटर्स का डिस्काउंट यहाँ कहाँ से आ गया? तो डिस्काउंट हर क्वेश्चन में क्योंकि नहीं दिया रहता है तो डिस्काउंट को भी नहीं लिखते हैं सर। चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। ओके, तो फिर क्या करें भाई? सिंपल सा फॉर्मेट बनवा दूं तो यहाँ पर माइनस कर देंगे बैड डेट्स लो। अब एक बात बताओ कौन सा बैड डेट्स सर? अरे भाई न्यू वाला बैड डेट्स जो कहाँ दिया रहता है? एडजस्टमेंट में दिया रहता है, उसको यहाँ घटाना है, ठीक है। यहाँ घटाने के बाद एक अमाउंट बचेगी, घटाने के बाद बचेगी अमाउंट। इस अमाउंट पर ही आपको कैलकुलेट करना है क्या? BDR। तो यहाँ पर फिर माइनस कर देंगे बैड डेट्स रिजर्व BDR। कौन सा BDR? न्यू वाला। आप कहेंगे सर ये न्यू वाले का रेट कहाँ दिया होता है? भाई इसका रेट गिवन होता है एडजस्टमेंट में, ठीक है ना। ओके, इसको घटा के बाहर लिखेंगे। अरे ज़रा ध्यान से सुनिए, अभी दिक्कत क्या होती है बच्चों को, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ करनी होती है। मतलब आप ये नहीं कि भाई देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, ये बैलेंस शीट बना रहे हो, अब ये दोनों कैलकुलेशन एक साथ करनी है। मतलब या तो आप रफ वर्क में कर लो तो फिर पहले नेट प्रॉफिट पोस्ट कर दो या यहाँ सिखा दो। तो ये मैं जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना तो सिखाऊंगा। फिर भी अभी आप ये एडजस्टमेंट की स्टेप याद कर लीजिए। मैंने समझाने की कोशिश की है, मैं जितनी एफर्ट लगा सकता था उसका 90% लगाया हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं बनेगी तो फिर 10% मैं दूसरे तरीके से सिखाऊंगा एफर्ट लगा के। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि सर 6वें नंबर पे ले लेते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ये हर क्वेश्चन में मिल जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा आसान होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसको कैपिटल में प्लस कर देंगे, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट। ओके, इट्स वेरी इजी। और कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं सर? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो प्रॉफिट हमारे लिए इनकम हो गया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे तो ड्राइंग्स में इसको क्या, लायबिलिटी साइड में ड्राइंग्स में प्लस करना है, ड्राइंग्स में प्लस करना है। अब एक चीज़, या तो अलग से ही ड्राइंग्स में प्लस कर लो, कुछ बच्चे इसको ड्राइंग्स में प्लस ना करके बैलेंस शीट के एसेट साइड रख देते हैं। बात एक ही है ना, उससे हमारी बैलेंस शीट में आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ का टोटल इक्वल ही आएगा। तो
तो आपको बेस्ट वे यही है भाई, यहाँ पे प्लस कर लो तो बुक से आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 7वां एडजस्टमेंट। अब यहाँ तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, है ना, 20-25 है, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे उनको वहीं पर समझते जाएंगे। मतलब एक सामान्य बच्चे को, मतलब आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आना है उसमें मैं इन 7 एडजस्टमेंट को ही मानता हूँ कि जिन बच्चों से ये 7 बेसिक एडजस्टमेंट बनते हैं, पेपर वाला क्वेश्चन उससे बन जाएगा, 100% बन जाएगा। चाहे आप बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर दें, चाहे आप बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दें, चाहे आप एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दें, तीनों जगहों पे ये वाला कोर्स तो आता ही है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। तो ये था फाइनल अकाउंट। हमने जब पढ़ना शुरू किया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया हमने, एडजस्टमेंट देख लिया हमें। अब हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। ओके भाई, यूट्यूब पर मैं 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत मेहनत लगेगी, तो ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पर नहीं रहेंगे, फिर भी 1-1, 2-2 क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा मैं। तो बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है भाई, अमित द्विवेदी क्लासेस करके मेरा ऐप है, उसका नाम कॉमर्स मेंटोर करके भी था पहले, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो आप इस मेरे ऐप को डाउनलोड करिए। मैंने कंप्लीट बीकॉम का कोर्स लॉन्च कर दिया है, सीरियस बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई भी पढ़ लेगा, नॉन सीरियस स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। तो भाई जिनको मेरा पढ़ाया समझ में आता है, आपको लगता है कि मुझे सर से पूरा पढ़ना है, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स आपका, जिसका प्राइस 999 रुपीज़ है, इसको अभी मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पर 499 रुपीज़ में लॉन्च कर दिया है ना, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, शुरुआत के 100 बच्चों के लिए। तो अगर आपको पूरा कोर्स मिलेगा, अब आप कहेंगे सर इसमें क्या क्या मिलेगा, तो भाई देखो, सबसे पहले ना इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी होगी, 1 ईयर, जब तक आपका पेपर होगा, है ना। दूसरी खास बात, इसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर डॉक्टर SM शुक्ल की बुक से सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन जैसे बढ़ा रहा हूँ ना यहाँ, यही वीडियोज वहाँ जाएंगे, है ना। फिर इसमें लाइव डाउट सेशन भी होगा, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे ऐप के अंदर आएंगे तो उसमें दिख जाएगा, लाइव वीडियोस का भी ऑप्शन रहता है। दूसरा, चैट ऑप्शन अवेलेबल रहता है, आप चैट पे डाउट कर सकते हैं। फिर भी टॉक टू एजुकेटर्स, है ना, अगर आपको लगता है कि सर हमें आपसे बात करनी है, कुछ पूछना है, तो टॉक टू एजुकेटर्स ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। ओके, सो कोर्स का प्राइस अभी बिल्कुल कम है, शुरुआत के 100 बच्चों के लिए है, वापस उसी प्राइस पर चला जाएगा। तो आप उन 100 बच्चों में अगर शामिल होना चाहते हैं तो भाई आइए। बीकॉम में अभी जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ये कोर्स पाए कर रहे हैं वो है बिहार से, उसके बाद यूपी से हैं, CG छत्तीसगढ़ से हैं, तो आप लोग भी बाय कर सकते हैं। देखिए, सारी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर भी डॉक्टर SM शुक्ल की बुक लग रही है, इन स्टेट में लगभग सारे कॉलेजेस में ये बुक अप्लाई होती है, तो उनकी बुकों में सेम क्वेश्चन ही है, सेम, क्योंकि ये बुक कहाँ से पब्लिश होती है भाई, आगरा से, है ना। मध्य प्रदेश से ये क्लासेस पढ़ाता हूँ मैं, यहाँ के सारे यूनिवर्सिटीज़ में यही बुक चलती है, मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ इंडिया ऑफ बीकॉम लेवल, है ना। क्योंकि मैं सारे स्टेट के बच्चों को अब पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी पता चला कि हर जगह यही बुक लगती है। ओके, चलिए इस वीडियो पे इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक चीज़ और है, अगर आपको मेरा पढ़ाना हुआ अच्छा लग रहा है तो भाई मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज़रा लोगों को शेयर कर दो, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं आप इसका, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, या आप सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।